गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपनी 13 इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। 12 तक हम कर चुके थे। इसमें देखिए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है। इसमें जो पॉइंट चेंज है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मैं पॉइंट आपको बता चुकी हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आपको केवल ट्रांसफ़र करना है। ए एग्री टू पे हिज ब्रदर लोन, ठीक है। डेटर्स 5000 प्रूव्ड बैड। 5000 प्रूव्ड बैड का मतलब क्या हुआ कि डेटर आपके 17,000 के, उसमें से 5000 बैड प्रूव हो गए, तो डेटर में से कितने रिसीव हुए? केवल ओनली 12,000 रुपीज़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 20% लेस, गुडविल एट 60% निकाल दोगे। वन क्रेडिटर 5,000 वाज ओनली पेड 3,000। आपके टोटल क्रेडिटर कितने के हैं? 8,000 के, जिसमें से 5,000 वाले क्रेडिटर को केवल कितने रुपए दिए गए हैं? 3,000 रुपये दिए गए। तो रिमेनिंग क्रेडिटर आपके पास कितने बचे हैं? यहाँ पर 3,000 के बचे हैं। तो 3,000 टोटल क्रेडिटर को पेमेंट जो हुई है वो कितने की हुई है? 6,000 रुपीज़ की पेमेंट हुई है। उसके बाद है बिल्डिंग वाज ऑक्शन 30,000 एंड ऑक्शनर कमीशन है 1,000। ये पॉइंट देखिए, ऑक्शन का मतलब नीलाम की गई है और उसको कमीशन दिया गया है 1,000। तो ये कमीशन आप इस बिल्डिंग के अमाउंट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि खर्चा हो गया ना। तो आप बाय बैंक करके बिल्डिंग के अमाउंट में कितना लिखेंगे? 29,000। अगर कोई भी एसेट्स को बेचने में खर्चा किया जाता है तो वो खर्चा उसकी रिकवर्ड अमाउंट में से क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। आप इसका 6 पॉइंट देखिए, ये थोड़ा अलग है। वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बैलेंस स्टॉक रियलाइज्ड 50%। वाई ने जो स्टॉक लिया है वो कितने का लिया है? 4,000 का। तो हम क्या लिख देते हैं? बाय वाई स्टॉक कैपिटल अकाउंट कितना लिख दोगे? 4,000। अब इसने कहा है बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो हमें बुक वैल्यू निकालनी है उसकी। क्यों निकालनी है? क्योंकि हमें रिमेनिंग स्टॉक चाहिए, बुक वैल्यू निकालनी है। वाई ने लिया है 4,000 में और कितने परसेंट पे लिया है? बीइंग 20% लेस। 20% लेस का मतलब ये वैल्यू कितने परसेंट के लिए है? 80% के लिए है। आपको उसकी 100% बुक वैल्यू निकालनी है, तो 100% बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5,000। आया भी ये पॉइंट समझ में कि वाई ने वो पार्ट ऑफ स्टॉक कितना लिया है? 4,000 में, जो कि 20% लेस वैल्यू है, यानी कि 80% वैल्यू है। हमने 100% वैल्यू निकाली तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आई? 5,000। टोटल जो स्टॉक आपको गिवन है वो स्टॉक कितना गिवन है? 15,000 का गिवन है। तो 15,000 में से 5,000 लेस कर दोगे तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का रहेगा आपका? रिमेनिंग स्टॉक रहेगा आपका 10,000 का। 10,000 का रियलाइज कितने में हुआ है? 50% पे। 50% यानी कि आप स्टॉक कितने का लिख दोगे? 5,000 का। ये सारी चीज़ आपको वर्किंग नोट में करके दिखानी है, ठीक है। जो बैलेंस शीट में पीएनएल एसेट साइड गिवन है, इस पीएनएल को 2 में जाके क्या कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ है, बस कुछ पॉइंट चेंज होते हैं जो आपके किस में चेंज होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में चेंज होते हैं। यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 30,000 का, और वर्कमैन कंपनसेशन पेड कितना कह रखा है? 40,000। ये पॉइंट मैं आपको कल करा चुकी हूँ। अगर आपका रिजर्व कम है और पेड ज़्यादा है तो पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? बाय साइड में, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 2 बैंक करके उसकी क्या कर दोगे? 40,000 की पेमेंट कर दोगे। पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ए इज टेक ओवर फर्नीचर 8,000 एंड डेटर अमाउंटेड टू रुपीज़ 2 लाख एट 1,82,000। फर्नीचर लिया है 8,000 का और 2 लाख के डेटर उसने कितने में लिए हैं? 1,82,000। तो हम क्या लिख देंगे? बाय इज कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर कितने का? 8,000 का, डेटर 1,82,000 के, 1,90,000 के, और वो क्रेडिटर को ले रहा है कितने में? 60,000 की पेमेंट कर रहा है। तो वो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर लिख दोगे 60,000 का। बी टुक ओवर कर रहा है स्टॉक 70,000 और सम ऑफ सन्ड्री एसेट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो देखो ये वही चीज़ आ गई कि वो स्टॉक तो ले रहा है, बाय बीस कैपिटल अकाउंट स्टॉक तो ले रहा है 70,000 का, और सन्ड्री एसेट्स कितने के ले रहा है? 72,000 की। लेकिन जो 72,000 है, ये 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि ये बुक वैल्यू का कितना है? केवल 90%। आपको निकालना कितना है? 100%। तो इसका 100% कितना आ जाएगा आपका? 80,000। हमें इनकी बुक वैल्यू की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो रिमेनिंग चीज़ें बिकेंगी वो बुक वैल्यू से निकाली जाएंगी, ठीक है। जैसे सी देखो, अब सी के लिए आ गया वो पॉइंट। सी इज टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट, ठीक है। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स अब कितनी बची? आपकी टोटल कितने की थी? 170 की। 170 में से 80,000 बुक वैल्यू की एसेट्स किसने ले ली? ए ने ले ली, ये सॉरी बी ने ले ली। बी ने ले ली, तो अब आपकी रिमेनिंग कितनी रही? 90,000 की। 90,000 की एसेट्स वो ले रहा है 90% लेस 1,000। इसका 90% कितना आया? 81,000, और लेस
1000, यानी कि जो सी ले रहा है वो कितने में ले रहा है, 80,000 रुपीज़ में ले रहा है। आई भी बात समझ में। बी ने जो एसेट्स ली हैं वो ली हैं 72,000 में, जो कि बुक वैल्यू का 10% लेस है, तो हमने उसकी बुक वैल्यू निकाल ली कितनी, 80,000 रुपीज़। अब आपकी टोटल बुक वैल्यू की एसेट्स कितनी है, 170, जिसमें से बी ने कितनी ले ली, 80,000 की, तो रिमेनिंग कितनी बची, 90 की सी ले रहा है, 90% लेस 1000, तो 90% निकाला, 81,000 आया, लेस 1000 डिस्काउंट भी दिया जा रहा है उसको, तो 80,000 में क्या ले रहा है, बाय सीज कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स 80,000। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन बता रखे हैं, रिमेनिंग डेटर सोल्ड किए गए हैं 50% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है, ये आप कर देंगे। रिमेनिंग डेटर्स कितने बचेंगे, 2,42,000 के टोटल डेटर्स थे, जिसमें से ए ने लिए थे कितनी बुक वैल्यू के डेटर्स, 2 लाख के, तो आपके बचे कितने हैं, 42,000 के डेटर्स बचे। 42,000 का 50% आप निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 21,000 में आप इसको बाय बैंक करके क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, ठीक है। इसके बाद है 15 का, देखिए आपका इसमें अब मैं आपको एक चीज़ बतानी है, जो मेरे को नया पॉइंट बताना है, वो क्या है, अगर कोई लाइबिलिटी कोई एसेट्स ले लेती है तो हम उसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई क्रेडिटर है हमारा 50,000 का, और वो क्या कहता है, भाई मैं 50,000 में तुम्हारी मशीनरी ले लेता हूँ, भाई रुपये ना देने की बजाय हमने उसको क्या दे दी, मशीनरी, तो लाइबिलिटी ने क्या ले ली है, एसेट्स ले लिया है, तो इसकी एंट्री हम अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करते हैं, हम अपनी बुक्स में नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। 15 का देखिए, ए और बी पार्टनर है, 3:2 की रेशो है, 2011 आपको ये बता रखे हैं, और आपको बता रखा है फर्म वाज डिजोल्व ऑन 1 अप्रैल 2011, एसेट्स और लाइबिलिटी जैसे सेटल हो रही है। बिल्डिंग वाज टेकन बाय क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट में उसने क्या ले ली है, बिल्डिंग ने, क्रेडिटर ने बिल्डिंग ले लिया है, तो ना आपको क्रेडिटर की पेमेंट की एंट्री करनी है, ना आपको बिल्डिंग के बेचने की एंट्री करनी है। आपको केवल क्या करना है, जो शुरू में ट्रांसफ़र करते हो ना, टू बिल्डिंग और बाय क्रेडिटर, बस वही ट्रांसफ़र करना है, और आपको वर्किंग नोट में देना है, दिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ए एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, ये वाला पॉइंट भी हमें देखना है कि ए ने क्या करी है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लिया है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखो, जब ए के लोन की पेमेंट की जाती है तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है एज लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए पार्टनर है, टू बैंक करके हम उसकी क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, और एक अलग से अकाउंट बना देते हैं। बट अगर ए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स लेता है तो हम उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। हम अगर वो क्या लेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लेगा, अनरिकॉर्डेड अगर वो एसेट्स टेक ओवर करता है तो हम उसके लोन के लिए, लोन के बदले में, तो हम उसके लिए क्या एंट्री बना देते हैं, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में बाय एज लोन करके 20,000 रुपये दिखा देंगे, जितने का उसका लोन है। ए का लोन कितने का है आपका, 20,000 का, तो उसने वो एसेट्स ले लिया। फर्नीचर वाज टेक ओवर बी फॉर द कैश पेमेंट 5% लेस देन द बुक वैल्यू, फॉर द कैश पेमेंट, कैश में ले रहा है तो हम बाय बीज कैपिटल नहीं लिखेंगे, बाय बैंक से लिखेंगे। डेटर्स कलेक्ट किए गए हैं, डेटर कलेक्शन एजेंसी को 5,000 कोस्ट पे, तो डेटर है 80,000 के, 5,000 का खर्चा हो गया, तो 75,000 से एंट्री करोगे। स्टॉक है 70,500, और बी एग्री टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस, ही अलाउड ए 500। बी ने क्या है कि वो सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा। अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा तो हम अपनी बुक्स में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करेंगे। इसमें 4 केसेस होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब इसकी जर्नल एंट्रीज कराऊंगी, ठीक है। अभी के लिए ये है कि क्योंकि बी बियर कर रहा है इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो इनकी एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। और बी को जो कमीशन दिया जा रहा है उसकी एंट्री क्या होएगी, रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी को क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हम अपनी बुक्स में जो आप वो बनाते हो, क्या आप अपना बनाएंगे, इसमें केवल जनरल एंट्रीज क्या रखे हुए इस क्वेश्चन के अंदर, मे बी आप लोगों की बुक में ना हो, अगर है तो अपने कर लेना, रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज़, ठीक है। ये आप इसको क्या कर देंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज़, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखोगे, इसको कमीशन वर्ड करके करोगे, ठीक है। अब है हमारा 16 जो कि आज के लिए लास्ट, ये आप
हाँ, ये 16 का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या क्या रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज़ हो रही है 4,30,000 में। डेटर्स रियलाइज़ हो रहे हैं 2,25,000। वन वाज रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स, ये कर लोगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बेची गई है। विचल टुक ओवर मशीनरी 2,80,000 फॉर कैश। अब ये 4 कैश में ले रहा है। अगर कैश में ले रहा है तो कोई बाय विचल कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक में ही लिखेंगे। 50% ऑफ क्रेडिटर वर पेड 4,000 लेस और रिमेनिंग को फुल पेमेंट। तो आपके टोटल क्रेडिटर यहाँ पर कितने हैं, 1,79,000 के। 1,79,000 में से 50% को तो क्या दिया गया है, 4,000 रुपये कम दिए गए हैं। तो 1,79,000 का सबसे पहले 50% निकाल लो। तो ये 50% कितना आएगा आपका, 89,500। ठीक है, इसको 4,000 क्या दिए गए हैं, लेस दिए गए हैं। 4,000 लेस का मतलब इसको कितनी पेमेंट की गई है आपके पास, इनको पेमेंट की गई है आपकी टोटल ये की गई है 85,500। और रिमेनिंग को क्या दिया गया है, फुल दिया गया है। रिमेनिंग कितने बचे, 89,500। तो आपकी टोटल क्रेडिटर को पेमेंट कितनी हो जाएगी, 1,75,000 की आप उनको क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। एक जो इस क्वेश्चन में पॉइंट है, देखिए प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, क्योंकि जो उनकी हर महीने सैलरी में से पीएफ वगैरह करता है। तो जब भी फर्म या कंपनी बंद होगी या वो नौकरी छोड़ के जाएंगे तो उनको ये पीएफ देना होता है। तो अब ये फर्म बंद हो रही है तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। आप फंड वर्ड देखकर इसको पार्टनर्स में बांटना नहीं है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या है, हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो इसको क्या करना है, आपको पेमेंट करना इसकी कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आप इसकी क्या कर देंगे, टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होएगा, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नोट गिवन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए।